गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज करेंट अफेयर के सवाल लिए गए हैं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं। दिसंबर 2021 के आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो लोग भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर देखें। लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत अच्छे सवाल कराए जाते हैं। आइए देखें आज का पहला सवाल। टॉप करेंट अफेयर दिसंबर 2021 का पार्ट 1 है ये। विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? बहुत ही अच्छा सवाल बनने वाला है आगे आने वाले एग्जामों में। विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? सही जवाब है अंजू बॉबी जॉर्ज को। भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज। ध्यान रखिएगा, पूरा डिटेल के साथ दिखाते हुए चलेंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर होते चले। विश्व एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। उन्हें यह अवार्ड खेल संस्था ने भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने के लिए दिया है। बहुत अच्छा सवाल बनेगा आगे आने वाले एग्जामों में। आइए देखें अगला सवाल। फॉर्चून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर किसे जगह दी गई है? ये सवाल भी बहुत ही अच्छा है। फॉर्चून इंडिया ने जारी किया 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची। उसमें प्रथम स्थान पर निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी कौन हैं? सब लोगों को पता होगा। अपने भारत की वित्त मंत्री। फॉर्चून इंडिया ने देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नंबर 1 पर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर नीता अंबानी का नाम आता है और तीसरे नंबर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का नाम है। इन तीनों का नाम जरूर आप ध्यान रखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछे। फॉर्चून इंडिया की वेबसाइट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में कहा गया है कि वह मार्च 2020 में लॉकडाउन का ऐलान होने के 36 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पहली कैबिनेट मंत्री हैं। ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री का पीडीएफ दिया जाता है दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये भी अच्छा सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का नया महानिदेशक अजय माथुर जी को चुना गया है। जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। हाल ही में स्कॉच ग्रुप ने किसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। वाई एस जगन मोहन रेड्डी को किया गया है। वाई एस जगन मोहन रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश के ही मुख्यमंत्री हैं। इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा। इनको दिया गया है प्राइस चीफ मिनिस्टर ईयर ऑफ द। आइए देखें अगला सवाल। राष्ट्रीय प्रदूषक नियंत्रण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 मार्च, 25 जुलाई, 2 दिसंबर या 10 जनवरी में से राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्यों मनाया जाता है? क्यों? भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 में, उसी के कारण भारत में प्रत्येक साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह दिन भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है आपको। डेली कराया जाएगा करेंट अफेयर। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? बहुत अच्छा ये भी सवाल होने वाला है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है तेल अबीब है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। नाम तेल अबीब कहाँ है, आइए दिखाते हैं। लंदन की इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी की है। इस बार इस सूची में इजराइल का शहर है तेल अबीब।
को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है। पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। पिछली बार सिंगापुर को पहला स्थान मिला था। इसके बाद ज्यूरिख और हांगकांग का स्थान आता है। ज़रूर ध्यान रखिएगा इनका नाम। पहले स्थान पर तेल अवीव है, इजराइल का शहर, सबसे महंगा शहर दुनिया का। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चीन में अगले वर्ष कब बीजिंग ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे? चीन में अगले वर्ष बीजिंग ओलंपिक होना है। कब होना है? 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक। इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी बन सकता है। अच्छा, पूरा डिटेल दिया गया है, आप नोट करते हुए चलिएगा। और लाइक तो बनता ही है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। स्काई रूट एरोस्पेस ने जिस भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया है, उसका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल दिख सकता है आपको एग्जामों में, खासकर बीपीएससी के एग्जामों में तो दिखने की संभावना है। इनका नाम है धवन-1। आइए देखें डिटेल में। स्काई रूट एरोस्पेस ने धवन-1 नामक भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। धवन-1 इंजन में लगभग 1.5 kN का वॉल्यूम थ्रस्ट शामिल है। नागपुर में स्थित सोलर इंडस्ट्री में विशेष रूप से निर्मित। कहाँ निर्मित हुआ है, इसे भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। पूरी विशेषता दी गई है। इस इंजन का नाम सतीश धवन के सम्मान में रखा गया है। सतीश धवन कौन है, सबको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को चुना गया है। ये भी अच्छा सवाल है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे लुधियाना के रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं? बहुत ही अच्छा ये भी सवाल है। विद्या दिवेना योजना क्या है और उसके लिए कौन सी सरकार ने रुपए जारी किए हैं, ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है। ये आंध्र प्रदेश सरकार ने जारी किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह योजना की तीसरी किस्त है। यह योजना क्या है? यह एक शिक्षा सहायक योजना है। यह एक फीस प्रतिपूर्ति योजना है, यानी छात्र शिक्षण संस्थानों को भुगतान करते हैं और सरकार छात्रों को भुगतान करती है। यह योजना केवल कॉलेज फीस की प्रतिपूर्ति करती है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल बन सकता है। भी सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी और कुछ ही समय बाद ही उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा? इनका नाम है मैग्डालेना एंडरसन। नाम जरूर ध्यान रखिएगा। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा। संसद में बजट प्रस्ताव पर एंडरसन की सरकार को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दो दलों की उनकी अल्पसंख्यक सरकार से एक दल अलग हो गया। मैग्डालेना को ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई नेता चुना गया था। जरूर ध्यान रखिएगा। उन्हें स्टीफन लोकफेन की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये भी जरूर सवाल बनता है, इसलिए इनका भी नाम जरूर ध्यान रखिएगा। किनके जगह बनाया गया था? स्टीफन लोकवेन की जगह। एंडरसन इससे पहले वित्त मंत्री थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है। किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? ये करने वाले आंध्र प्रदेश की सरकार है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी हमने ऊपर ही बताया, वाई एस मोहन
जगन मोहन रेड्डी जी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब राज्य की केवल एक ही राजधानी होगी और वो अमरावती होगी। जरूर ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती ही होगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने 3 राजधानियों के विधेयक को वापस लेने और उच्च न्यायालय को निर्णय की सूचना देने का फैसला किया है। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं सारे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसको आईसीसी का अस्थायी सीईओ नियुक्त किया है? आईसीसी के अस्थायी सीईओ किन्हें बनाया गया है? बहुत अच्छा सवाल है, जोफ एलार्डिस को बनाया गया है। जोफ एलार्डिस नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जोफ एलार्डिस को आईसीसी का अस्थायी सीईओ नियुक्त किया है। एलार्डिस पिछले 8 महीनों से भी ज़्यादा समय से अंतरिम सीईओ के पद पर कार्यरत थे। हालिया T20 वर्ल्ड कप के शानदार आयोजन में एलार्डिस की अहम भूमिका रही थी, जिसके चलते उनकी अस्थायी नियुक्ति कर दी गई है। अस्थायी सीईओ बन गए हैं जोफ एलार्डिस आईसीसी के। जरूर ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। वर्ष 2021 में भारत को प्रेक्षण यानी कि रेमिटेंस में कितने बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त हुई है? वर्ष 2021 में भारत को प्रेक्षण में 87 बिलियन की राशि प्राप्त हुई है, डॉलर 87 बिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने यह कहा है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए प्रेक्षण वर्ष 2021 में 589 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। विश्व बैंक ने आगे यह भी कहा कि भारत दुनिया में प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। विश्व बैंक ने अपनी एक नवीनतम रिपोर्ट में यह कहा कि भारत को वर्ष 2021 में प्रेक्षण में 87 बिलियन डॉलर मिले हैं, और जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा स्रोत था। यह राशि इन फंडों की 20% से अधिक राशि थी। जरूर ध्यान रखिएगा, भारत को वर्ष 2020 में प्रेक्षण से 83 बिलियन डॉलर से अधिक राशि प्राप्त हुई थी। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा 2020 और 2021 का। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छे सवाल है ये भी। भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया? कौन कौन से देश शामिल हैं दोस्ती में? 3 देशों का ये होता है त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास, दोस्ती नाम पड़ा है, उसका 15वां संस्करण था। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत, मालदीव और श्रीलंका शामिल है इसमें। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने द्विवार्षिक 2 साल पे होने वाला त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया। वर्ष 2021 दोस्ती त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास का 30वां वर्ष है। यह अभ्यास 20 नवंबर को शुरू हुआ था और 25 नवंबर को समाप्त हुआ। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन दोस्ती को और मजबूत करने, 3 देशों के तटरक्षकों के बीच सहयोग बनाने और आपसी परिचालन क्षमता बढ़ाने और इंटरऑपरेबिलिटी का अभ्यास करने के उद्देश्य से किया गया है। जरूर ध्यान रखिएगा, दोस्ती तटरक्षक अभ्यास पहली बार 1991 में शुरू हुआ था। ये इसका 15वां संस्करण था। जरूर ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।